समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनके भी अपराध। उत्तर प्रदेश की कहानी पर तटस्थ रहना आसान है। या तो उसकी अतिशयोक्ति कीजिए या उसे पूरी तरह खारिज कर दीजिए। लेकिन सच अक्सर इन दोनों के बीच खड़ा होता है, जटिल, ठोस और थोड़ा असहज। भारत का सबसे बड़ा राज्य, लगभग 24 करोड़ लोग, देश की राजनीति का केंद्र और दशकों तक एक गहरा विरोधाभास। राजनीतिक ताकत अपार, लेकिन आर्थिक प्रदर्शन सीमित। सवाल सीधा है, क्या उत्तर प्रदेश सच में बदल रहा है या हम सिर्फ नई चमकदार सड़कों से प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक चीज भ्रम होती है। जो दिखता है वही सच मान लिया जाता है। लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग है। नमस्कार, मेरा नाम है रतीश शिवम त्रिवेदी। आज हम इसे परखेंगे कि यूपी में जो दिख रहा है वो भ्रम है या फिर सच्चाई। बलिया का एक किसान सुबह 3 बजे उठता है। दूध के कनस्तर ट्रैक्टर पर लादे जाते हैं। लखनऊ की मंडी तक पहुंचने में 8 घंटे लगेंगे। रास्ते में कहीं गड्ढे, कहीं ट्रैफिक, कहीं ट्रक की लाइन, तो 2 जगह पंचर भी हो सकता है। एक जगह पुलिस की पूछताछ और तब तक आधा दूध खराब होने का खतरा। लेकिन वो जाता है क्योंकि यही उसकी मजबूरी है, यही उसकी अर्थव्यवस्था है। अब उसी रास्ते को 2024 में देखिए। वही बलिया, वही किसान का इलाका, लेकिन अब वहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। लखनऊ की दूरी अब 8 घंटे नहीं है, करीब 3 घंटे है। दूध ताजा पहुंचता है, लागत कम होती है, मुनाफा बढ़ता है। यह सिर्फ सड़क की कहानी नहीं है, ये उस किसान की गरिमा की कहानी है जिसे पहली बार लगा कि राज्य उसके बारे में भी सोचता है। दशकों तक उत्तर प्रदेश को एक ही फ्रेम में देखा गया, पिछड़ा राज्य, विकास की दौड़ में पीछे। महाराष्ट्र और गुजरात को पकड़ने की कोशिश करता उत्तर प्रदेश। ये फ्रेमिंग अधूरी है, क्योंकि जो राज्य सिर्फ पकड़ने की कोशिश करता है वो अक्सर हमेशा ही पीछे रह जाता है। लेकिन कभी कभी कोई राज्य विकास की पूरी एक पीढ़ी को लांघ कर सीधे अगली अवस्था में पहुंचने की कोशिश करता है। इसे अर्थशास्त्र में लीप फ्रॉगिंग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा विकास रणनीति कुछ हद तक इसी विचार पर आधारित दिखाई देती है। जहां दशकों तक बुनियादी सड़कें भी नहीं थी, वहां आज एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बन रहा है। जहां कभी औद्योगिक निवेश सीमित था, वहां आज रक्षा कॉरिडोर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर पार्क की चर्चा है। ये सिर्फ कैचिंग अप नहीं है, ये एक जनरेशनल लीप की कोशिश है। लेकिन क्या ये छलांग सच में सफल होगी? यही असली सवाल है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में एक्सप्रेसवे नेटवर्क तेजी से बना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग 340 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग 296 किलोमीटर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगभग 91 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 500 किलोमीटर बन चुका है और काम अभी भी जारी है। लेकिन इन्हें सिर्फ किलोमीटर में मत मापिए, क्योंकि इन्हें उस भूगोल में मापना होगा जिसे ये बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहां से दशकों तक सबसे ज्यादा पलायन हुआ वो पूर्वांचल है। बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, यहाँ के युवा पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली चले गए। इसलिए नहीं कि वो जाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि यहाँ रुकने का कोई मतलब भी नहीं था। पूर्वांचल एक्सप्रेस से अब वही रुक कर आगे बढ़ने का जरिया बन रहा है। असल में जब एक एक्सप्रेसवे बनता है तो वो सिर्फ शहरों की दूरी को कम नहीं करता, मौके की दूरी को भी घटा देता है। बुंदेलखंड की कहानी और भी गहरी है। झांसी, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, ये वो भूगोल है जिसे लंबे समय तक सूखा, पलायन और गरीबी से जोड़ा गया। दिल्ली तक पहुंचना एक दिन का काम था। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस पूरे क्षेत्र को सीधे दिल्ली एनसीआर के आर्थिक गलियारे से जोड़ता है। चित्रकूट के एक पत्थर शिल्पकार परिवार की बात करें तो हालात ये थे कि पहले उनका माल ट्रक में
जौनपुर होते हुए आगरा जाया करता था। समय लगता था 2 दिन। अब वही दूरी कुछ घंटों में तय की जाती है। व्यापार वही है, दूरी भी वही है, लेकिन समय बदलता है तो अर्थव्यवस्था भी बदलती है। लेकिन सड़क अपने आप समृद्धि नहीं बनाती। समृद्धि बनती है उद्योग से, कौशल से, शिक्षा से, प्रशासनिक दक्षता से। और अगर सड़कें उद्योग तक नहीं पहुंचती, अगर लॉजिस्टिक लागत कम होकर प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ाती, अगर निवेश स्थानीय अर्थव्यवस्था में जड़ नहीं जमाता, तो सड़कें सिर्फ आवाजाही का माध्यम बनकर रह जाती हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की असली परीक्षा अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसी परीक्षा का हिस्सा है। 6 प्रमुख नोड्स हैं इसके। लखनऊ है, कानपुर है, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट। लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को भारत के रक्षा उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बनाना। दावा है कि इस कॉरिडोर में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रस्ताव आए हैं। लेकिन प्रस्ताव और उत्पादन के बीच दूरी होती है। घोषणाएं सुर्खियां बनाती हैं, लेकिन इतिहास कारखाने लिखते हैं। फिर भी कुछ दिलचस्प बदलाव दिखाई देने लगे हैं। अलीगढ़ का पारंपरिक ताला उद्योग की बात करें, अब रक्षा उपकरणों के छोटे कलपुर्जों की दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कानपुर, जो कभी औद्योगिक शहर था, फिर से आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। झांसी की एक महिला उद्यमी जो पहले घर पर अगरबत्ती बनाती थी, अब एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रही है। ये बदलाव धीमा जरूर है, लेकिन अर्थव्यवस्था में असली बदलाव अक्सर धीमे ही होते हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अक्सर जेवर एयरपोर्ट कहा जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा प्रयोग है। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, इसके आसपास विकसित हो रहा है लॉजिस्टिक हब, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फिल्म सिटी, औद्योगिक क्लस्टर। ये पूरा मॉडल एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। अगर ये सफल होता है तो एनसीआर का आर्थिक विस्तार उत्तर प्रदेश की तरफ खिंच सकता है। लेकिन हर बड़े विकास के साथ एक कठिन सवाल भी आता है, जमीन किसकी गई और फायदा किसे मिला? क्या स्थानीय किसान आने वाली अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेंगे या वे सिर्फ शुरुआत का त्याग बनकर रह जाएंगे? विकास तब टिकाऊ होता है जब लोग उसमें साझेदार बनते हैं, सिर्फ दर्शक नहीं। उत्तर प्रदेश की कहानी में एक शब्द हमेशा मौजूद रहा है, पलायन। हर घर से एक युवा बाहर, दिल्ली, मुंबई, सूरत, लुधियाना। पलायन सिर्फ आर्थिक तथ्य नहीं है, यह सामाजिक संरचना का टूटना है। यह वह जनमत है जो मतपेटी में नहीं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर दर्ज होता है। बेहतर सड़कें अगर स्थानीय उद्योग नहीं लाती तो वे सिर्फ बाहर जाने की रफ्तार बढ़ा सकती हैं, गांव खाली ही रहेंगे। इसलिए असली परीक्षा अभी वही है, क्या उत्तर प्रदेश में रोजगार पैदा होगा? राजनीति में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे प्रभावी उपलब्धि होती है, क्योंकि वह दिखती है। एक एक्सप्रेसवे को कोई समझाने की जरूरत नहीं होती। गांव का मतदाता जब कहता है सड़क बन गई, तो वह दरअसल ये कह रहा होता है कि राज्य यहां पहुंच गया है। लोक नीति सीएसडीएस के चुनाव बाद सर्वेक्षणों में बार बार एक ही बात सामने आती है। ग्रामीण मतदाताओं के लिए शासन का सबसे बड़ा पैमाना है सड़क, बिजली, पानी। यही सबसे कठिन सवाल आता है, क्या इन परियोजनाओं से प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, क्षेत्रीय असमानता कम होगी, स्थायी रोजगार पैदा होंगे? अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक रहे तो उत्तर प्रदेश सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, आर्थिक रूप से भी भारत का केंद्र बन सकता है। क्योंकि जब भारत का सबसे बड़ा राज्य बदलता है तो देश का संतुलन बदलता है। लेकिन अगर ये बदलाव सिर्फ दृश्य उपलब्धियों तक सीमित रह गया तो ये एक प्रभावशाली लेकिन अधूरा प्रयोग कहलाएगा। अब फिर उसी दृश्य पर लौटिए जहां से शुरुआत की थी। बलिया का वही किसान जो 2015 में 3 बजे उठता था, उसका बेटा आज लखनऊ में एक छोटी लॉजिस्टिक्स कंपनी चलाता है। वो बाहर नहीं गया, प्रदेश में ही रहा, क्योंकि उसे लगा कि यहाँ भी अवसर है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये उस पीढ़ी की कहानी है जो पहली बार सोच रही है कि शायद उत्तर प्रदेश में रहकर भी भविष्य बनाया जा सकता है। आखिरी सवाल, सड़क बन गई है, रफ्तार भी दिख रही है, लेकिन क्या ये रफ्तार मंजिल तक पहुंचेगी? या कुछ वर्षों बाद हम फिर यही पूछ रहे होंगे, रास्ता तो बना, पर क्या सफर सच में बदला? क्योंकि अंत में विकास की असली कसौटी एक्सप्रेसवे की लंबाई नहीं होती, वो होती है नागरिक की आय, आमदनी क्या हो रही है, उसके जीवन की स्थिरता और उसके भविष्य का भरोसा।
सड़क बन गई है। अब इतिहास ये देखेगा कि वो हमें कहां तक ले जाती है। नमस्कार।